बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का आज लास्ट लेक्चर है। एक और लेक्चर भी होगा इसका, बट उसमें सिर्फ पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे हम। वो भी सिर्फ एमसीक्यूज। जो बाकी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब एमसीक्यूज के अलावा भी पेपर में क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। 2-3 दफा क्वेश्चन आए हुए, वो डिस्कस कर लेंगे। और कल सारे इसके एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स एक दफा आ गए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। और पहले जो हमने 2 दिन पढ़ा, आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन चीजों के बारे में जानते थे। बट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक नई चीज है, नए तरीके से हम इसको देखेंगे। तो इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल तो आपको पता है सरमाए को कहते हैं। अब वो कहता है कि आपका जो कैपिटल है इसमें कब देखा जाएगा कि आप इसमें इजाफा हो। आपको याद होगा कि कैपिटल किस तरह से हम लिखते हैं। ओपनिंग कैपिटल, अगर हम जनरल बात करें, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस फर्दर कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ है। अब वो कहता है कि आपका जो कैपिटल में इजाफा होता है वो तो नेट प्रॉफिट की वजह से भी होता है और फर्दर कैपिटल की वजह से भी होता है। ठीक है, कहते हैं हम प्रॉफिट कब मानेंगे। कहते हैं हर कैपिटल अपना अपना तरीका बताता है। कहते हैं कैपिटल को मेंटेन करने के 2 तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल। और एक को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। देखिए, जो फिजिकल कैपिटल है ना, मोस्टली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करता है? जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो इंप्लॉइज होते हैं, वो ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा ज्यादा वास्ता इससे नहीं पड़ता। फिजिकल कैपिटल का आपने लफ्ज भी शायद पहली दफा सुना। ठीक है। और जो फाइनेंशियल कैपिटल है ये इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। ओके की बात। अब फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर वो कहता है कि भाई फाइनेंशियल कैपिटल या इन्वेस्टर कब कहेगा जी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कहता है जब उसकी इक्विटी में इजाफा हो रहा होगा, वो कहेगा जी मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अदर देन फर्दर कैपिटल। अब जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, इक्विटी में इजाफा कब होता है? प्रॉफिट ऐड होता है और फर्दर कैपिटल ऐड होता है। वो कहते हैं फर्दर कैपिटल के अलावा अगर इक्विटी में इजाफा हो रहा होगा, नेट एसेट्स के अंदर इजाफा हो रहा होगा, तो हम समझेंगे प्रॉफिट हो रहा है। ये कहता है फाइनेंशियल कैपिटल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब प्रॉफिट, जाहिर सी बात है, इक्विटी में इजाफा होता ही तब है 2 वजह से, या तो प्रॉफिट हो रहा होता है या फर्दर कैपिटल। कहते हैं फर्दर कैपिटल में के अलावा जो इजाफा है ना, वो प्रॉफिट है। और ये जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं ये वही है। जो फिजिकल कैपिटल कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है कि भाई इक्विटी में इजाफा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अमाउंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए बल्कि यूनिट फॉर्म में होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं। 100 यूनिट हमने सेल किए एट द रेट ऑफ ₹10। हमारे पास 1000 रुपया
सेल आ गई, ठीक है। इधर भी करते हैं जी 100 यूनिट सेल किए एट द रेट, 100 यूनिट सेल की, ये सिर्फ यूनिट को देखता है, ये कहता है मैंने 100 यूनिट सेल की। फाइनेंशियल कैपिटल वाला 100 यूनिट सेल किए एट द रेट ऑफ 10, 1000 रुपए प्रॉफिट, और ये कहता है मैंने 100 यूनिट सेल किए, हाँ, एट द रेट ऑफ 10 वट एवर जो भी है। अब नेक्स्ट, अगले साल 100 यूनिट सेल किए एट द रेट ऑफ ₹12, आंसर कितना आ गया? 1200। अब फाइनेंशियल वाला कहता है भाई मेरे कैपिटल में इजाफा हुआ है, पिछले साल 1000 का था रेवेन्यू, अब हो गया 1200 का। फिजिकल वाला कहता है कि मैंने तो पिछले साल भी 100 यूनिट सेल किया है, इस साल भी 100 यूनिट सेल किया है, मेरे अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो जो फाइनेंशियल कैपिटल वाला है ये सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू देखता है, और जो फिजिकल कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में यूनिट्स भी देखता है, एक एक्चुअल ग्रोथ भी देख रहा होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल कैपिटल है इसके दो नाम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ना नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ऐसा ही है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, या नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट्स, नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट्स, ये इस पे इसका नाम है। या इसका एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, यूनिट ऑफ, यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर, यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर। और इधर इस्तेमाल होता है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, या रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले तो अभी ये देखें कि ये चीजें समझ लगी, बस ये आइडिया होना चाहिए, और रटा रटा लगाने की जरूरत नहीं, बस आइडिया होना चाहिए कि जो कैपिटल कॉन्सेप्ट है वो दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल कैपिटल कॉन्सेप्ट और फिजिकल कैपिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्टर के लिए इस्तेमाल होता है, और फिजिकल कैपिटल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मोस्टली इस्तेमाल। इसमें प्रॉफिट का कैसे इजाफा देखा जाएगा, कि इक्विटी में इजाफा हो जाएगा अदर देन फर्दर कैपिटल, तो जी प्रॉफिट हुआ है। और इसमें अगर यूनिट ज्यादा सेल होंगे तो यानी ग्रोथ मानी जाएगी, वरना ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक होगी बात। इसका नाम क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट या नॉमिनल, और यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर, और इसका नाम क्या है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कॉस्ट, सॉरी फाइनेंशियल, एक सेकंड, फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल दो तरह से मेंटेन किया जाता है, एक फाइनेंशियल कैपिटल इन मनी टर्म्स, और एक फाइनेंशियल कैपिटल इन रियल टर्म्स। और फिजिकल जो कैपिटल होता है ये स्पेसिफिक टर्म के ऊपर होता है।
फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को स्पेसिफिक टर्म बोला नहीं जाता, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि तलेन के साथ लिखा है तो वो भी लिख दिया जाए। अदरवाइज जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट होता है कि आप मनी टर्म्स पे कैपिटल मेंटेन कर रहे होते हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हो, रियल टर्म्स में बना रहे होते हो, स्पेसिफिक टर्म्स में बना रहे होते हो। जो फाइनेंशियल कैपिटल है ना, ये हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर भी इस्तेमाल होता है, आईएएस के अंदर, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है ना, ना ये आईएएस मतलब आईएफआरएस के अंदर इस्तेमाल होता है, ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इस्तेमाल होता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जाकर इस्तेमाल। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है तो हम उतना पढ़ लेते हैं, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, मनी टर्म्स के बाद अगर करें तो हम नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल चीजें हैं, हम नॉर्मल एसओसीआई भी बनाते हैं, नॉर्मल एसओएफपी भी बनाते हैं। नॉर्मल, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई नई एडजस्टमेंट नहीं करते, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ये भी क्वेश्चन भी करते हैं, रियल टर्म्स के अंदर नॉर्मल नहीं होता, एसओसीआई के अंदर और एक्सओएफपी के अंदर हम जर्नल इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। कौन सी इन्फ्लेशन? जर्नल इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, जर्नल इन्फ्लेशन। इस जर्नल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जर्नल इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जो मार्केट के अंदर महंगाई की शरह चल रही है ना, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमने 100 यूनिट बेचा 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए, 100 यूनिट बेचा 12 रुपए के हिसाब से 1200, तो ये जो 1200 आया ये इन्फ्लेशन की वजह से आया, वरना यूनिट तो आपके 10 ही बिके थे, ये 100 ही बिके थे। बात समझ रहे हो ना? तो जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर हम एडजस्ट कर दे तो हमें रियल टर्म्स में पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है या हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसकी एंट्री पास करेंगे, एसओपीएल डेबिट इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट, एस इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट, एसओपीएल डेबिट इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। ये किधर किधर जाता है? ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और जाकर कैपिटल के अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट में से माइनस होकर कैपिटल में जाकर प्लस हो जाएगा। फिजिकल अंदर क्या होता है जनाब? फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है। ठीक होगी बात? अब ये जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है ये किस तरह से एडजस्ट होगी और ये होता क्या है? देखिए, जनरल इन्फ्लेशन का मतलब है, जैसे हम कहते हैं जी यार इन्फ्लेशन ना मुल्क के अंदर 6% है, इसका मतलब है ओवरऑल महंगाई में 6% इजाफा हो गया। अब हम अपनी प्रोडक्ट की बात करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज आया होगा, हो सकता है वो 4% हो सकता है वो 10% हो सकता है वो 8% हो। मतलब जनरल इन्फ्लेशन ओवरऑल इकोनॉमी की महंगाई बताई होती है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जिसमें हम डील कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट में, उसकी कीमतों में जो चेंज आया है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। तो उस कैपिटल फिजिकल जो हमारा कैपिटल होगा उसके अंदर हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे। कैसे करना है अभी हम सवाल करते हैं, 2-3 सवाल करेंगे, उसमें मैं आपको सिखा देता हूँ। हाँ, एंट्री में बता देता हूँ, एसओपीएल डेबिट करंट कॉस्ट रिजर्व क्रेडिट, करंट कॉस्ट रिजर्व क्रेडिट, एसओपीएल डेबिट
करंट कॉस्ट रिजर्व क्रेडिट कैसे करते हैं, अभी सवाल हम देखते हैं। आ जाए जरा सवालों के ऊपर। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये मैंने आपको जनरल टर्म में बता दी, ये आपने एक दफा रीड कर लेनी है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है जनाब, हमने बनाना एसओसीआई भी है और एसओपीएल भी बनाया, एसओएफ भी बनाना है, ठीक है। एक्स लिमिटेड commenced business 1st January year 1 with a single item of inventory which cost rupees 10,000। मतलब आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, मतलब आपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने 10,000 की इन्वेंट्री खरीदी है, तो इसका मतलब है आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर रुपीज 14,000 और 14,000 में हमने बेचा है। 10,000 में चीज खरीदी, मतलब जितना पैसा हम लगाएंगे ना वो हमारा कैपिटल होगा। हमने 10,000 लगाया और उससे इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री खरीद के 14,000 की बेच दी। ड्यूरिंग द ईयर जर्नल इन्फ्लेशन इज 5%। अब जर्नल इन्फ्लेशन किस में इस्तेमाल होगी, जर्नल इन्फ्लेशन इस्तेमाल होती है रियल टर्म्स के अंदर, फाइनेंशियल कैपिटल रियल टर्म्स, और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है 10%। ओके होगी बात। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं, आए जरा। सबसे पहले नाम लिखेंगे जी, ये क्वेश्चन वैसे ही है। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट हो। पेपर में हमने ये देखना है कि उसने हमसे कौन सा कॉन्सेप्ट का पूछा हुआ है, फिर फाइनेंशियल का या फिजिकल का, फिर फाइनेंशियल में भी मनी टर्म्स का या रियल टर्म्स का। मैं आपको तीनों एक साथ ही सिखा देता हूं। अगर वो पूछे फाइनेंशियल कैपिटल, और अगर पूछे वो फिजिकल। फाइनेंशियल के अंदर फर्दर दो होते हैं, एक मनी टर्म्स में, अगर वो मनी टर्म्स में पूछता है, और अगर वो रियल टर्म्स में पूछता है। यहां पर भी रुपीस, यहां पर भी रुपीस, और यहां पर भी। पेपर में हो सकता है वो कोई एक पूछे, एक पूछेगा तो एक बता देंगे, दो पूछेगा तो दो बता देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। हाँ जी, कितने की आपकी सेल हुई, 14,000 की, तो आपने लिखना है 14,000। सेल सब में बराबर होती है, सेल सब में बराबर होती है। फिर लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल। आपने इन्वेंट्री कितने की खरीदी थी, 10,000 की खरीद के 14,000 की बेची थी। 10,000 की खरीद के 14,000 में बेची थी, तो 10,000 की खरीदी थी, तो यहां पर भी हमेशा से। एक मिनट में क्लास के बाद। हाँ जी, सेल्स हमारी 14,000 है और कॉस्ट ऑफ सेल हमारा 10,000, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, बल्कि प्रॉफिट फाइंड करने से पहले ना, आप ग्रॉस प्रॉफिट वैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर रिजर्व एडजस्ट करना है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। मनी टर्म्स के अंदर कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, रियल टर्म्स के अंदर जर्नल इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, और फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक रिजर्व या स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट। हाँ जी, जर्नल इन्फ्लेशन और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन।
जनरल इन्फ्लेशन देखें, मनी टर्म्स के अंदर कुछ भी एडजस्ट नहीं होना, रियल टर्म्स के अंदर जनरल इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो, और फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो। एडजस्ट कैसे करना है? हमेशा जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपका कैपिटल है, कितना कैपिटल है आपका? 10,000। कितना कैपिटल है आपका? 10,000। इस 10,000 की जर्नल इन्फ्लेशन लेंगे आप लोग 5%, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कितनी है? 10%। दोबारा सुनिएगा, आपने कैपिटल का, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस अमाउंट के ऊपर जनरल इन्फ्लेशन भी लेंगे और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस कर दें रियल टर्म्स में से, और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लेकर माइनस कर दें फिजिकल में से। और अब ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। खत्म हो गया सवाल, एसओसी खत्म हो गया। यहां पर आपका 4,000 का प्रॉफिट है मनी टर्म्स के अंदर, रियल टर्म्स के अंदर आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,500। और इसमें कितना आ जाएगा? 3,000। ये हमारा एसओसी। सिंपल क्या करना है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करना है, और मनी टर्म्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, रियल टर्म्स के अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी है जनरल इन्फ्लेशन की, और फिजिकल कैपिटल के अंदर हमने एडजस्टमेंट करनी है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन किसके ऊपर लेनी है? इन्फ्लेशन लेनी है जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर। ठीक है, एक और बात याद रखें, पेपर में वो आपको एक कॉन्सेप्ट का सवाल देके उससे दूसरे कॉन्सेप्ट का भी डाटा बनवा सकता है। तो उसमें अब देखिए, अगर वो हमसे ये पूछता है कि भाई मेरा मनी टर्म में प्रॉफिट 4,000 है, बताओ रियल टर्म में कितना प्रॉफिट होगा, तो इन्फ्लेशन का जो 500 का डिफरेंस है उसमें माइनस कर देंगे। तो उसमें अगर आप गौर फरमाएं, तो मनी टर्म्स के प्रॉफिट में से अगर आप लोग जनरल इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो बन जाएगा रियल टर्म्स का प्रॉफिट, और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रिजर्व माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा फिजिकल कैपिटल। खत्म हो गया ये। अब एस टू एफ पी भी बना लेते हैं। आ जाए जरा एस टू एफ पी पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर डेट बताई होगी तो आपने लिखना है एज एट, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास कैश कितना आया सेल करके? 14,000। और कोई भी हमारे पास एसेट नहीं है। आप कहेंगे सर वो जब उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 10,000, तो उसने एंट्री क्या पास की होगी? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। फिर उसने जब गुड्स खरीदी होगी तो फिर उसने एक एंट्री पास की होगी, परचेज टू कैश। तो जो 10,000 उसने इन्वेस्ट किया था वो डेबिट भी हुआ था, फिर जब गुड्स खरीदी थी तो वो क्रेडिट भी हो गया था, तो कैश हो गया खत्म। फिर जब उसने गुड्स बेची तो तब उसके पास कैश होगा या अकाउंट रिसीवेबल हो। जब उसने गुड्स बेची तो कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। तो ये वो वाला 14,000। और दूसरा वह हम बनाएंगे कैपिटल का। हाँ जी, कैपिटल आपके पास 10,000 तो आपने इन्वेस्ट किया था हर एक के अंदर, क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया था वो एज इट इज आएगा। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। इसका नेट प्रॉफिट आया था 4,000, इसका नेट प्रॉफिट आया था 3,500, इसका नेट प्रॉफिट आया था 3,000। फिर हम एडजस्ट करेंगे, इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन या करंट कॉस्ट रिजर्व। हाँ जी, फाइनेंशियल के मनी टर्म्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी,
इसका रिजर्व 500 था, तो इधर 500 ऐड कर देंगे, उधर माइनस करना, इधर ऐड करना है। और इसका 1000 था, 1000 ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे 14,000, 14,000, 14,000, ये हमारा बराबर आ गया एसेट्स के। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल से सवाल आता है इसमें 4-5 नंबर का, कि करना क्या है कि हमने सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसमें मनी टर्म्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, रियल टर्म्स के अंदर जनरल इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देना, और फिजिकल के अंदर फिजिकल के अंदर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कर देना। ठीक है, कभी कभी वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन ऐसे भी देता था, कहता है पिछले साल हमने चीज 3,000 की खरीदी है, अब 4,000 की खरीदी है, वही चीज, इसका मतलब है उस चीज के अंदर 1,000 में महंगी हो गई। मतलब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को कभी कभी तो वो परसेंटेज दे देता है, और कभी कभी वो खुद उसकी कीमत दे देता है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन हो। जैसे अगला सवाल देखिए, एक सवाल दिए देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कैरी स्टार्ट्स इन बिजनेस फर्स्ट जनवरी, द कैरी सोल शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट कैपिटल 1,000, 1,000 उसने इन्वेस्ट किया। कैरी परचेज वन आइटम ऑफ इन्वेंट्री फॉर रुपीज 1,000 एंड सोल्ड दिस रुपीज 1,400। बस पिछले दफा 10,000 और 14,000 था, अब 1,400 की बात है। At the end of the year, the replacement cost of the same inventory is 1,100। मतलब जो चीज आज 1,000 रुपए में खरीद रहे हो, कहता है वो इन्वेंट्री साल के एंड पे 1,100 की हो गई है। ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है, ये उस इन्वेंट्री की अपनी इन्फ्लेशन है। तो 100 रुपया हमारी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन आ गई, और जनरल इन्फ्लेशन उसने 7% दी हुई है, और कहता है वही सब कुछ बताओ, तो बना देते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई मेरे। क्या बनना, यहां पर लिख देता हूं, फाइनेंशियल कैपिटल मनी टर्म रियल टर्म और फिजिकल कैपिटल। हाँ जी मेरे भाई, क्या देखना है आपने, सेल देखनी है। सेल देख ले तो सेल होगी हमारे पास कितनी, 1,400। कॉस्ट ऑफ सेल 1,000। उसके बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करनी है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रिजर्व, या करंट कॉस्ट लिखने बेहतर है, करंट कॉस्ट लिख देते हैं। करंट कॉस्ट रिजर्व किस में आएगा, 100 का। और इन्फ्लेशन रिजर्व कितना आया, इन्फ्लेशन रिजर्व कितना है, 7%। तो 1,000 का 7% लें तो कितना बनता है, 70। क्वेश्चन हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया, इसका 400 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 330, और इसका आ जाएगा 300। और अगर हम एसओएफई बनाते हैं, मैं सारा कुछ नहीं लिख रहा ऊपर, हेडिंग नहीं दे रहा, पेपर में आपने देनी है। एसेट्स में क्या लिखेंगे, या तो कैश या अकाउंट रिसीवेबल। 1,400 से फिर आ जाए मेरे भाई इक्विटी कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल क्या आएगा हमारे पास, 1,000, 1,000, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट,
हाँ जी, नेट प्रॉफिट में कितना आएगा? इसका 400, इसका 330 और इसका 300। रिजर्व, इसका कोई भी रिजर्व नहीं है, इसका 70 का रिजर्व है और इसका 100 का रिजर्व। हो गया जी क्वेश्चन आपका। और भाई मेरे कर क्या रहे हैं, सिंपल फोकस करना। वहां एसओपीएल के अंदर जनरल इन्फ्लेशन और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं और इधर आकर ऐड कर देते हैं। और किस किस में करते हैं? रियल टर्म्स के अंदर और फिजिकल कैपिटल के अंदर। इसके अलावा जन मनी टर्म्स के अंदर वो एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, एक और सवाल, ये पास पेपर में आए हुए हैं सवाल। देखिए सवाल देने का स्टाइल आई कैप चेंज करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर सकता। अब देखिए ये सवाल एकदम बंदे को ऐसा लगेगा ये क्या चीज आ गई, लेकिन क्वेश्चन सेम था। 1 मार्च को आईईएल कमेंस बिजनेस 60,000 से। प्रोडक्ट ए में 25,000 की इन्वेस्टमेंट की और प्रोडक्ट बी में 35,000 की, मतलब 25,000 की चीज प्रोडक्ट ए खरीदी और 35,000 में बी खरीदी। ए को बेच दिया 55,000 के अंदर और इसका ये रुपीज एंड थाउजेंड ये खत्म कर दो। और बी को बेच दिया उसने 70,000 के अंदर। सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई। कहता है जनरल इन्फ्लेशन है 8%। अभी हम किसका लेंगे? प्रोडक्ट ए के लिए 25,000 के ऊपर और प्रोडक्ट बी के लिए 35,000 के ऊपर। कहता है इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू ए 12%। तो ए की इन्फ्लेशन 12% है और बी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसने दे दी 45,000, मतलब 35 से 45,000। तो इसमें चेंज आ गया 10,000। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का सिर्फ इक्विटी पोर्शन, और बनाना भी सिर्फ फिजिकल कैपिटल के अंदर। इसका मतलब है फाइनेंशियल को तो उसने वैसे ही छोड़ दिया और इसमें तो जनरल इन्फ्लेशन का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि फिजिकल के अंदर तो सिर्फ हम कौन सी इन्फ्लेशन लेते हैं? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लेते हैं। तो सवाल तो हो गया हमारा। यहां पर हम दो तरीके से करेंगे, आई कैप ने एक ही तरीके से किया हुआ। यहाँ पर प्रोडक्ट ए लिख लेते हैं, प्रोडक्ट बी लिख लेते हैं, यहाँ पर टोटल। आई कैप ने टोटल लिखा, सेल। हाँ जी, ए की सेल्स है 55 और 70,000, 55,000, 70,000 और 125,000। कॉस्ट ऑफ सेल, ए की कॉस्ट कितनी है जी? 25,000। बी की 35,000 और टोटल कितना हो गया? 60,000। उसके बाद करंट कॉस्ट रिजर्व, इसमें तो है ही एक ही करंट कॉस्ट रिजर्व। हम बना ही नहीं रहे मनी टर्म फाइनेंशियल, ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे। ए का कितना है? 12%। ए का कितना है? 12%। लो जरा 12% कितना आता है? 12%। एक मिनट मुझे, 12% अगर हम लेते हैं, 55,000, सॉरी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12, 3,000। भाई मेरे 25,000 का 12% लेना है, कैपिटल का लेना है, मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका लेना है, ना कि जो हमारी सेल हुई है, जो हमने इन्वेस्ट किया है। तो इसका तो आ गया 3,000। और 35,000 का उसने खुद ही कह दिया कि जी 35,000 वाली चीज होगी 45,000। इसका आ गया 10,000। टोटल आ गया 13। नेट प्रॉफिट। अच्छा ये वो वाला नहीं है कि मनी टर्म्स का एक कॉलम है, एक रियल टर्म्स का नहीं, ये सारा फिजिकल का ही है, ये सारा फिजिकल है बस। हाँ प्रोडक्ट दो थी, इसलिए हमने उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है। हाँ जी, कितना आ गया प्रॉफिट हमारा? 55,000 में से माइनस करते हैं 28,000, ये आ गया 27,000।
और 70,000 में से माइनस कर दें 45,000, ये हमारे पास आ गया 25,000। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया जी, 125 में से माइनस कर दें 60 भी और 13 भी, तो 52,000। हाँ जी, खत्म हो गया। अब आ जाए इसका इक्विटी पोर्शन बना लेते हैं एसओएफपी का। उसने कहा सिर्फ इक्विटी पोर्शन बनाना है, तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की थी हमने 25,000, इसमें 35,000 और टोटल किया था 60,000। ऐसा ही है। नेट प्रॉफिट इसका 27,000, इसका 25,000 और टोटल 52,000। और करंट कॉस्ट रिजर्व, करंट कॉस्ट क्या है रिजर्व जनाब, इसका 3,000 है, इसका 10,000 है, और टोटल कितना है 13,000। हाँ जी, 25,000 में 27,000 ऐड कर दो और 3,000 भी ऐड कर दो, तो कितना बच गया 55,000। 35,000 में ये हो जाएगा 70,000 और टोटल होगा 1,25,000। ओके होगी बात। तो जनाब खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक ही भी खत्म हो गया। अब आपने ऐसा करना है कि इन सवालों को भी करना है, और इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर होगा, इसमें जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पेपर में वो सारे मैं इकट्ठे करके कल आपको करवाऊंगा। ठीक होगी बात। जी, अल्लाह हाफिज।